आपके घर में कुछ हॉरिफाइंग चीजें हो रही है, हॉन्टेड चीजें हो रही हैं, तो वो भी वास्तु से ठीक की जा सकती है। सब कुछ पता लग जाता है घर में घुसते ही। कंपास लगाते ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और ऐसे बाकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जी, और एनर्जी की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। बेसिकली एक फैमिली थी, उनके घर में ना 3 डेथ्स हो गई और तीनों मेल मेंबर्स, क्योंकि जो वहाँ का वास्तु था वो क्लियर बोल रहा था कि अनटाइमली डेथ। अगर कोई रेमेडियल वास्तु की तरफ जाता है, कितने टाइम में एक्सपेक्ट करे कि रिजल्ट आने लगते हैं? मैटर करता है कि आपका घर के प्रेमिसेस में वास्तु का लेवल क्या है खराब होने का। क्या बिना उपाय किए वास्तु दोष खत्म हो सकता है? नहीं, मंदिर से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं वास्तु में, क्या रियलिटी आप प्लीज बताइए। वास्तु के हिसाब से देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर घर पे होना ही नहीं चाहिए। घर में जोत जलाना जो है अपने सुखों को आग लगाने के बराबर है। HOC वास्तु होता है, एग्जैक्टली क्या चीज है वो? हॉक वास्तु इज लाइक होम, ऑफिस एंड कार, 3 चीजों का वास्तु। कि बेसमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भी एक विवाद रहता है। वास्तु के हिसाब से बेसमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी होनी भी घर ही में। नहीं चाहिए। ना किसी घर में, ना कमर्शियल एक्टिविटी में। सीढ़ियों का भी बहुत बोला जाता है कि अगर गलत डायरेक्शन में सीढ़ियां बन गई तो वास्तु दोष है वो। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट की साइड पे ही होनी चाहिए। तो अगर इस साइड पे स्टेयर्स नहीं है तो आपका घर वास्तु कंप्लाइंट कभी हो नहीं सकता। यू नीड करेक्शन, यू नीड रेमेडीज। बोला जाता है कलयुग चल रहा है, और कलयुग में आप सिर्फ मंत्र उच्चारण करोगे या पूजा पाठ करोगे तो उससे ही आपको बहुत ज्यादा पुण्य लगना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो एक थोड़ी छोटी सी करेक्शन है, पूजा और मंत्र उच्चारण से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। तो आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम वास्तु की बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अभी मेरे को 1 घंटा आधा घंटा हुआ है बातें करते हुए, एंड मेरी जितने भी हमने वास्तु की बातें करी है वो सारे मिथ्स ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको क्या ही वास्तु का समझ थी, क्या ही हम वास्तु को जान रहे थे, क्योंकि अभी पता लगा कि वास्तु सिर्फ आपकी डायरेक्शंस नहीं है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ें हैं। आपका घर का ऑरा से ही आपके वास्तु का बारे में पता लग सकता है। वास्तु दोष, अगर आपके घर में कोई भी तरीके का वास्तु दोष है तो इस पॉडकास्ट में आपको वास्तु से रिलेटेड सब पता लगने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सर, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो डेब्यू हो रहा है आपका अडॉन टॉक्स पे। तो ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। डॉक्टर पंकज वर्मा हियर। तो इट्स बीन 30 years आई एम इनटू दिस प्रोफेशन। तो वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वी हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, और बहुत सारी कंसल्टेंसीज की हैं। मोर देन 21 कंट्रीज़ में कंसल्टेंसीज की हैं हमने। राइट। और बीइंग 30 years वी आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो इट्स लाइक एवरीबडी नोज द नेम। Right. But we have never been to the podcast, and recently we decided to start. सबसे पहला सवाल ही मैंने इनको ये पूछा कि आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो, क्योंकि इनके पास जितनी इमेंस नॉलेज है, आई गेस कि अब तक आप वायरल हो जाने चाहिए थे, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। Correct. आप ये बताइए कि अभी हम लोग अगर देखते हैं वास्तु की बात करते हैं तो बहुत लोग ना नए नए कोर्स करके आ रहे हैं। जब से थोड़ा पॉडकास्ट और ट्रेंड आया वास्तु और इन सारी चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो लोग जल्दी से कोर्स करके आगे कुछ भी करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट आप 30 साल से कर रहे हो, जब से आई गेस मैं पैदा भी नहीं हुआ था आप तब से वास्तु कर रहे हो। तो तब वास्तु कैसा था, लोग कैसे वास्तु को देखते थे, और कैसे शास्त्रों में क्या लिखा है वास्तु के बारे में, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, और इनमें क्या डिफरेंस है या कैसे कंबाइंड है? बेसिकली पहला जो पॉइंट है, मैं पॉइंट वाइज चलता हूँ। पहला जो पॉइंट आपने बोला कि आजकल कोई भी कोर्स करके जो है वास्तु करना शुरू कर देते हैं और इसको एक बिजनेस बना देते हैं। राइट। तो पहली बात तो ये है कि वास्तु करने के लिए एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। द बेस इज एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, तो आप वास्तु कर ही नहीं सकते। और अगर आप बिना एस्ट्रोलॉजी को समझे वास्तु करते हो तो आपके कनेक्शन ही नहीं बनेंगे। जब आप कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे तो आप करेक्ट वास्तु नहीं सीख पाओगे, और करेक्ट वास्तु नहीं सीखोगे तो उसको अप्लाई कैसे करोगे, और जब एप्लीकेशन कहीं पे गलत होगी तो किसी को फायदा कैसे होगा। तो आपको वास्तु एक्सपर्ट बनने से पहले एस्ट्रोलॉजी बनना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए आपको। कोई बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप सारी डिग्रीज लो और बहुत डेप्थ में जाओ, बट बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी नॉलेज के बिना पहली बात तो आप वास्तु नहीं कर सकते। तो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जिनका बेस एस्ट्रोलॉजी नहीं है, उस पर क्रॉस है, दे आर नॉट एक्चुअल वास्तु कंसल्टेंट्स। पॉइंट 1। ओके। अब पॉइंट 2, आपने वास्तु किया कहाँ से, किसी ऑथेंटिक जगह से किया है, और किया है तो आपके पढ़ाने वाले जो टीचर हैं क्या वो उस लेवल के हैं, ऑथेंटिक हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, क्या उनकी इतनी एज है कि उन्होंने 20 to 30 years जो है इस प्रोफेशन को दिया है? इफ यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। पॉइंट 3, अगर आपने किया भी है वास्तु तो जरूरी नहीं है कि सब आपको सही वास्तु सिखाएंगे।
तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 जगह से उस चीज़ को समझना चाहिए। बुक्स रेफर करनी चाहिए, बहुत सारी बुक्स हैं। विश्वकर्मा प्रकाश है, मयमतम है, देन रावण संहिता है, उसके बाद फल दीपिका है जो एस्ट्रोलॉजी का बेस आपको बता देती है, और बहुत सारी बुक्स हैं उस पर। मुहूर्त चिंतामणि है, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु मुहूर्त के बिना नहीं किया जा सकता। हर चीज वास्तु के लिए मुहूर्त होना चाहिए। आप सही मुहूर्त में जाओगे काम करने, सही टाइम पे जाओगे, सही स्लॉट पे जाओगे, सही डेट पे जाओगे, तब काम होगा। तो आधे से ज्यादा लोगों का तो काम ही नहीं हो रहा। मतलब कभी भी मुंह उठा के वास्तु करने चले गए। आज भी हम आए हैं पॉडकास्ट पे, दिस इज द राइट मुहूर्त फॉर दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस डेट, ऑन दिस स्लॉट। अरे वाह। और जितने भी पॉडकास्ट होंगे या जितनी भी मेरी वीडियोस भी होती हैं अपलोड, या जो भी होता है हमारा काम, सारा जो है ऑस्पिशियस स्लॉट्स के हिसाब से होता है। इसके अलावा हम नहीं जाते कहीं पे भी। इवन हम राहु कालम में भी काम नहीं करते। ओके। सो दीज आर द बेसिस। जब तक ये बेस नहीं समझ आएगा तब तक आप एस्ट्रोलॉजी समझे बिना वास्तु नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों को कि अभी 2 साल हुए हैं, किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 22 साल का है, कोई 26 साल का है, कोई 30 साल का वास्तु कर रहे हैं, और अपने आप को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे उनको पता नहीं क्या ही आ गया ऐसा जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और सब गलत, डायरेक्शंस गलत हैं, उनके नंबर्स गलत हैं, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स गलत हैं, न्यूमरोलॉजी को अटैच करें जबकि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटिंग कलर्स गलत बताए जा रहे हैं, डायरेक्शंस मिस की जा रही हैं, उन डायरेक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिस किया जा रहा है, इंटरमिंगल किया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। मेरे को भी लॉजिक नहीं बनाता कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है और जो बहुत सीवियर या बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्या वो मेरे सिर्फ टेप लगाने से ठीक हो जाएगी? वो 1-2 इंच की कलरफुल टेप मेरा क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? अगर कुछ बहुत मेजर है तो बिल्कुल। तो या एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा रखने से वो चीज ठीक हो जाएगी। हाँ। ठीक है। या फिर वो बताया जाता है कि आप इतना सा पिरामिड रख लें, लाल बल्ब, एक येलो या रेड बल्ब या ग्रीन बल्ब लगा लें, उससे ठीक हो जाएगी। पॉसिबल नहीं है। मेरे को बहुत फिशी लगता है तरीके से। तो गाइडेंस की जगह मिस गाइडेंस ज्यादा हो रही है। तो उस मिस गाइडेंस को ठीक करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ हैं। तो दैट्स अ मिथ बस्टर। कि जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियां हैं या जो गलत चीजें प्रमोट की जा रही हैं, उनकी करेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर दैट आई एम हियर। तो आपको बहुत इरिटेशन होती होगी जब आपको दिखता होगा कि क्या ही फैलता जा रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब इट्स लाइक इट्स अ प्लेग। एक ने बोला या उसने, उसको गलत आता है, उसने 20 लोगों को गलत सिखा दिया, तो वो 20 लोग बेचारे जो गलत सीखा वही बोलेंगे ना। तो इतने लोग जब इतना गलत बोल रहे हैं तो उसको करेक्ट करने वाला कोई तो होना चाहिए। हम करेंगे। ओके। आप 30 साल से वास्तु कर रहे हो। जब आप किसी के भी घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी एंट्री लेते हो तो आपको एक एनर्जी फील होती होगी। राइट। तो आपको एनर्जी फील या ऑरा फील होते ही पता लग जाता है कि इसमें वास्तु दोष है इस घर में या नहीं है? डेफिनेटली। ऐसे पता किया जा सकता है? यस। बेसिकली सेंसेस इतने खुले होते हैं। हमारा चक्रा, हायर क्राउन चक्रा, ये भी जो है हमारा ओपन होता है। तो जब क्राउन चक्रास आपके जो है खुले होते हैं तो आपको, आपके सेंसेस जो है आपको बता देते हैं कि ऑरा कैसी है उस जगह की। जब भी हम किसी प्रेमिसेस में एंटर करते हैं, एंटर करते ही पता लग जाता है ऑरा के हिसाब से कि इसका वास्तु ऑलरेडी खराब है या नहीं। तो 80% करेक्शन तो माइंड में तभी आ जाती है कि किस टाइप की ऑरा है। ऑरा में भी बहुत चीज़ें होती हैं। यू कैन सेंस इट थ्रू स्मेल, यू कैन सेंस इट थ्रू आपकी बॉडी के जो सेंसर्स हैं उससे पता लग जाता है। आपको घुटन सी महसूस होती है किसी प्रेमिसेस में जाके। हाँ। मतलब स्पेस इज गुड, खुली है जगह, बट हाँ आपको ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और आगे साथ साथ जो आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए, उससे पता लग जाता है कि उस प्रेमिसेस का वास्तु ठीक है या नहीं। हाँ, आई कैन रिलेट। किसी में जयपुर के कोई 5 स्टार होटल वो बनाते हैं ना, पैलेस को, तो मैं वहां गया था। बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट वहां पे ना आधे घंटे में सर दर्द सा हो रहा था, मन हो रहा था कि यहाँ से निकलो। हैवीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी आपको। कई बार आप जाते हैं तो आपको फर्नीचर नहीं समझ आता, ये कैसा फर्नीचर है, मतलब जेलअप नहीं हो रहा इंटीरियर्स के साथ। वो जब तक उसका वास्तु सही नहीं होगा वो जेलअप होगा ही नहीं। और वास्तु फर्नीचर का कैसे सही होता है वो भी एक टॉपिक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको कि हम वास्तु से फर्नीचर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीरियर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर कलर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीरियर वास्तु। अरे वाह। तो जो लोग, जैसे अगर हम माने कि मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, तोड़फोड़ नहीं कर सकता, तो मैं अपना अगर इंटीरियर वास्तु पर ध्यान दूँ तो भी उससे चीज़ें सही हो जाएंगी? मोर देन 80%। तो मतलब हाँ की तरफ ज़्यादा रहेगा। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ बेसिक रेमेडीज ऐसी होंगी जो हमें करनी ही होती हैं। ठीक है। वो इंटीरियर्स के भी साथ की जाएंगी, तो उससे क्या होगा, चीज़ें जेलअप हो जाएंगी। और अगर आप पूरी रेमेडी कर लेते हो तो 100% वास्तु कंप्लाइंट, मतलब 100% वास्तु कंप्लाइंट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अप टू 90 से लेके 95-96% तक वास्तु कंप्लाइंट एक प्रेमिसेस को, क्योंकि 100% वास्तु कंप्लायंस के लिए कंस्ट्रक्शन ही उस हिसाब से होनी चाहिए। और कोई भी बिल्डर इंडिया में वास्तु कंप्लायंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता। पर लोगों ने मार्केटिंग तो वैसी मार्केटिंग गलत की हुई है। वो भी एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं कि बिल्डर्स जो बनाते हैं और जो चीज़ें हमें मिलती हैं
और अगर वो वास्तु कंप्लायंट बोली जा रही हैं तो एक्चुअल में वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है, क्योंकि उनको अपनी स्पेस मैनेजमेंट देखनी है। उन्होंने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस चीज को कमर्शियलाइज करना है और एनकैश करना है। वो वास्तु के हिसाब से करने लग गए तो वेस्टेज बहुत होगी स्पेस की, और वेस्टेज होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉपर्ली। तो कमर्शियल एस्पेक्ट हटा दोगे तो वास्तु कर सकते हो आप। हाँ, बहुत सिंपल है। कहा जाता है कि दुबई में करते हैं, ऐसा yes, है? दुबई है, सिंगापुर है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अभी गुजरात में एक सिटी बन रही है, वो भी वास्तु कंप्लायंट सिटी बन रही है। तो फ्रॉम द स्क्रैच जब आप प्लानिंग करते हो तो उसकी अप टू 100% की कंप्लायंस पॉसिबल है। ओके, आप ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर रेडी है उसको आप 90 to 95, 96, 97% तक कंप्लायंस ला सकते हो। मिसिंग फैक्टर्स रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज मैं आज कहूँ कि आप ये दीवार तोड़ दो, इसके तो पीछे किसी और का घर है या कोई किसी और का स्टूडियो है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, और आप कर नहीं सकते। तो जो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है ग्रिड सिस्टम होता है, पदाज होते हैं। उन पदाज में अगर एंट्रेंसेज नहीं है, डोर्स नहीं है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है तो वो कंप्लायंस के अगेंस्ट जा रही है चीज़, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो जो लोग अपना जड़ से बनाते हैं, प्लॉट लेके बनाते हैं, वो 100% कर सकते हैं। उसमें बनाया जा सकता है, बट उसमें भी 100% नहीं बनाया जा सकता। मैटर करता है कि आपकी जो है प्लॉट की क्या शेप है, क्या डायमेंशंस है, प्रपोर्शंस क्या हैं। जैसे स्क्वायर प्लॉट्स आर वेरी गुड, नेक्स्ट बेस्ट होते हैं जो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स होते हैं। फिर सर्कुलर प्लॉट्स आर गुड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, हाँ, तो ये सब चीज़ों के शेप्स भी मैटर करती हैं वास्तु में। ओके, हाँ, तो थोड़ी सी शेप्स बताइए आप। दिस इज गुड, दिस इज गुड, इट्स अ रेक्टेंगुलर दिस थिंग स्टूडियो, तो दिस इज गुड एज सच। बट अगर कहीं ना कहीं एक्सटेंशंस या रिडक्शंस होती हैं या शेप्स खराब होती हैं, डायमेंशंस आड़ी तिरछी होती हैं, वहाँ वास्तु खराब हो जाता है। ओके, वहाँ पे तो एनी हाउ आपको वास्तु कंप्लायंट होने के लिए वास्तु रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, बट अगर हम एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम सपोज लेते हैं कि अपार्टमेंट है जिसमें 10 फ्लोर है और 10 फ्लोर सेम बने हैं जो कि 100% वास्तु के अकॉर्डिंग सही बने हैं, राइट। पर 10 लोग जो फैमिली जा रही है वो सारी 10 फैमिली में अपनी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उनके दोष होंगे, दशा होगी और एवरीथिंग जो भी होता है वो सब होगा, तो सब में तो वास्तु फिर वेरी कर जाएगा। बिल्कुल करेगा, तो वास्तु वेरी नहीं करेगा। फिर जो स्ट्रक्चरल वास्तु है वो वही रहेगा सबके लिए, बट सबकी कुंडलियां वेरी कर रही हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। हाँ, प्लस फ्लोर्स वेरी कर रहे हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस एक चीज़ होती है, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर भी हम पूरी एक पॉडकास्ट बन सकती है। इतना बड़ा टॉपिक है जियोपैथिक स्ट्रेस। क्या होता है जब जमीन में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है तो उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा होगा वो मोस्ट इफेक्टिव है उस फ्लॉ से, उस परेशानी से जो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आपको हो सकती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटेशनल पुल तो बढ़ रहा है, लेकिन आप वास्तु कंप्लायंट होते जा रहे हो जितना ऊपर जा रहे हो। तो आप जितना टॉप फ्लोर लोगे उतना अच्छा। आप बॉम्बे में देखिएगा, यहाँ पे टॉप फ्लोर कोई प्रेफर नहीं करता, बॉम्बे में ग्राउंड फ्लोर कोई नहीं लेता। हाँ, बॉम्बे में मैंने बहुत वास्तु किया है। बॉम्बे में टॉप फ्लोर एक जो है ना सबसे कॉस्टली अफेयर है, ऊपर ही बिकना स्टार्ट होते हैं, वहां से शुरू होते हैं नीचे आते हुए, और यहाँ से नीचे सबसे महंगे हैं, ऊपर जाते हुए बिकना शुरू होते हैं। ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो जितना आप ऊपर रहोगे उतना आपको शुद्ध हवा मिलती है, ओपननेस मिलती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेटर है। लेकिन ऊपर रहने वालों का एक प्रॉब्लम होता है, उनके घुटनों में और टांगों में दर्द ज्यादा रहता है जितना आप ऊपर जाते जाओगे। ये एक वास्तु दोष है कि आपके यहाँ पे जो है ना पुल बढ़ेगा, जितना पुल बढ़ेगा आपका ये वाला हिस्सा जो है उतना जो है ना परेशान रहेगा। तो स्पेसिफिकली पीपल हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 50 और 40 हु आर हैविंग आर्थराइटिस या कोई ऐसी चीज या टांगों में दर्द है, तो उनको बहुत फील होती है वो चीजें। दैट्स द ओनली फ्लॉ, बट वो भी रेक्टिफाइड किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, कौन सा आइडल फ्लोर माने की हो सकता है अगर है? कोई भी बिल्डिंग है उसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिए आप। जो टॉप नॉच जो 1/4 जो आपको वो फ्लोर्स मिलेंगे, जैसे 20 फ्लोर्स है किसी एक में, तो टॉप 5 फ्लोर्स आर गुड। ओके, तो आप उनमें से कुछ भी ले सकते हो, या आप डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो। तो ये बेसिक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नॉर्म्स है तो वास्तु में, वास्तु कंप्लायंस के लिए तो डिवाइड बाय 3 ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बट डिवाइड बाय 4 में ये होता है कि आप और ज़्यादा क्रीम में चले जाते हो जो टॉप 4 होते हैं। और अगर आपको और स्पेसिफिक अपनी कुंडली देख के करना तो आपको कॉल कर लो। यस, व्हाई नॉट। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, बहुत ज़्यादा ना YouTube पे डराया जाता है कि मंदिर नहीं होना चाहिए घर में, या मंदिर से रिलेटेड बहुत मिथ्स आते हैं। मंदिर, स्टेयर्स हो गई और बहुत सारी चीज़ें। तो अल्पोर्ट मंदिर से स्टार्ट करते हैं। मंदिर से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं वास्तु में सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या रियलिटी आप प्लीज़ बताइए। देखो, मंदिर एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है हमारे सनातन धर्म में, राइट। तो मंदिर को लेके लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो घर से हटाना भी नहीं चाहते मंदिर को। बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, वास्तु के हिसाब से देखा जाए और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर घर पे होना ही नहीं चाहिए। ओके, मंदिर के प्रेमिसेस जो हैं वो घर से बाहर होनी चाहिए। आप कभी भी विलेजेस में जाओ,
वहाँ पे आप देखोगे कि मंदिर अलग है और सेंटर में है, उसके आसपास कोई दीवार से कनेक्टेड कोई घर भी नहीं है, अलग ही है वो, प्रेमिसेस ही अलग है वो। तो वो क्यों है? क्या हमारे बुजुर्ग या हमारे जो पीछे की जनरेशन से वो लोग बेवकूफ़ थे? वो ज़्यादा वास्तु कंप्लायंट चीज़ों को समझते थे, वास्तु के हिसाब से चीज़ें समझते थे, एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझते थे। जहाँ मंदिर होता है वहाँ मल मूत्र, शयन कक्ष, जूठन, पैरों की गंदगी, ठीक है, और नहाना, अब घर में बर्तन भी मांजते हो, सब कुछ करते हो, नहाते भी हो, ठीक है, संभोग, तो ये सब शास्त्रों में लिखा है। ये सारी एक्टिविटीज से दूर बनता है मंदिर। जब आप घर में होते हो ये सारी एक्टिविटीज आपके घर में होती हैं और घर में ही आपने मंदिर बनाया होता है। तो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जीज और आपकी ये डेली लाइफ के एक्टिविटीज, वो डिफरेंट एनर्जी सिंक नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मंदिर में आप देखो गुतुम सा बना होता है, ऐसे ऊपर एक ट्रायंगल सा बना होता है, उसके ऊपर भी हमने वो बेसिकली वो कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, स्पेशल एनर्जीज अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे नीचे आती है। और मंदिर बनाने की भी एक वास्तु है, मंदिर वास्तु अलग है। मतम पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर जो है मंदिर आर्किटेक्चर के ऊपर पूरा के पूरा आपको जो है ना एक बुक मिलेगी, एक बुक मिल जाएगी पूरी, जिसमें आप कैसे मंदिर आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकते हो। उसमें बाकी पदार्थ यूज होते हैं, मैं बताऊंगा, ग्रिड सिस्टम पे भी आऊंगा। तो मंदिर का एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मंदिर को कभी भी हवा में नहीं टांगना चाहिए। जैसे आप देखते हो फ्लोर्स होते हैं अपार्टमेंट्स में, दीवार पे ऐसे एक मंदिर लिया छोटा सा और उसको दीवार पे ऐसे स्क्रू कर दिया, आपने भगवान जी को हवा में टांगा हुआ है। अब मेरे भी बाहर ऐसी हवा में ही है, तो वो गलत है। ओके। तो घर में अगर मंदिर है तो मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पिक्चर्स होनी चाहिए। अगर मूर्तियां हैं तो उनकी स्थापना जरूरी है, प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना जरूरी है कि आपने स्थापना कराई, नहीं कराई तो आप किसी भी फिजिकल फॉर्म में, जैसे मान लो प्लास्टिक की मूर्ति है, कोई मिट्टी की मूर्ति है, कोई मेटल की मूर्ति है, तो जो आइडल्स हैं, गॉड आइडल्स, इस फॉर्म में आप नहीं रख सकते, वर्जित है घर में रखना। और फिर भी रखी हुई है आपने और स्थापना भी कराई हुई है, तो 2 टाइम का जो है उनको जो है वहाँ पे आरती होनी जरूरी है। जैसे आप मंदिरों में जाते हो, सायं फेरी, प्रभात फेरी आप देखते हो, 2 टाइम की। वो जो केवाड़ है, केवाड़ मतलब मंदिर के द्वार या मंदिर के डोर्स, वो टाइम पे बंद होने चाहिए और टाइम पे खुलने चाहिए। भगवान को भी आराम की जरूरत है, उनको भी सोना चाहिए, उनको भी प्रिवेसी चाहिए। आप देखते हो जब कृष्ण जी के वहां जाते हो, बंद कर देते हैं, कैसे बंद कर देते हैं केवाड़, सारे द्वार बंद कर सकते, इतने बड़े बड़े ताले लग जाते हैं। अब आराम का टाइम उनका, नहीं तो वो भाग जाएंगे। हर चीज के पीछे लॉजिक है। और आप अपने आप को भगवान से अलग मत समझो। उन्होंने भी जब अवतार लिए थे तो हमारे जैसे ही जीवन बिताया था, तो उनको भी वो सब चीजें चाहिए। और वो जो मंदिर में किया जा सकता है वो घरों में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते आप। और अगर घर में कोई मंदिर ऐसा है जिसमें ये सब चीजें मिसिंग है तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। घर में जोत जलाना जो है अपने सुखों को आग लगाने के बराबर है। जोत नहीं जलनी चाहिए घर में। और ये भी शास्त्रों में लिखा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। हाँ। आपको डीकोड, इतना बड़ा है हमारे वेदास और शास्त्र, आपको डीकोड करना तो आना चाहिए। आप वही डीकोड कर लो, जरूरत नहीं है कुछ नई चीज सीखने की, जो उल्टी सीधी चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं लोग, उसकी जरूरत नहीं है। उतना ही डीकोड कर लो आप। जोत जो है भगवान के मंदिर में जलनी चाहिए और मंदिर के प्रेमिसेस घर से डिटैच्ड होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो हम अगर बड़ा घर लेते हैं या फिर स्पेस होता है तो हम अपने आंगन में बना सकते हैं ऐसे? अगर आप बनाते हो तो एज पर वास्तु हमें उसको जो है ना डिवाइड करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, उस एरिया का वास्तु अलग करना पड़ता है और उसको प्योरिटी की जरूरत है। यस, तो उसकी ऑरा अलग रहेगी और घर की ऑरा अलग रहेगी। और कभी भी किचन और टॉयलेट या स्टोर रूम के साथ मंदिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगेंस्ट वास्तु कंप्लायंस है। अब आपने किचन बोला है तो किचन पे आते हैं। किचन से रिलेटेड भी बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारी किचन गलत डायरेक्शन में ये है वो है। किचन के रिलेटेड कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए और क्या मिथ्स हैं? मैं मंदिर से थोड़ा सा एक चीज़ और रिलेट करूंगा जी, कि लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि मंदिर हम कहीं पे भी बना सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं है मंदिर के लिए सूटेबल। वो गुरुओं का स्थान है, भगवान का स्थान है, हमारे बुजुर्गों का स्थान है, हमारे एंसेस्टर्स का स्थान है। उनको उतनी इज्जत मिलनी चाहिए और उनको उनकी जगह पे ही रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अलावा आप कहीं भी मंदिर बना रहे हैं तो वो वास्तु दोष है एंड दैट नीड्स करेक्शन। सेम चीज हम किचन पे कर सकते हैं। किचन की सिर्फ एक डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, दैट इज अ फायर एलिमेंट, आग्नेय कोण। इसके अलावा किचन कहीं नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं नॉर्थ में बन सकती है, लोग कहते हैं वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बन सकती है, कई लोग कहते हैं वेस्ट में भी बन सकती है। अब जिन लोगों की है वो क्या करें? सीधा सीधा ये है, आपको वास्तु दोष निवारण कराना है और वो वास्तु की रेमेडीज करानी है, वो हम कर देते हैं। ठीक है, वो हमें पता है कि एनर्जीज को कैसे, सी एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। आपने एनर्जी डिवेट कैसे करनी है, खराब एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कैसे करना है और उनको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज वास्तु। और उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो वास्तु की जो है बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोपोर्शंस देखने हैं, मेजरमेंट्स देखनी है, शेप्स देखनी है, कलर्स देखने हैं, इवन नंबर्स मैटर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। फिर डायरेक्शंस देखनी है, फिर मर्म स्थान पे तो नहीं है कुछ, ब्रह्म स्थान पे तो नहीं है कुछ, जो चीज़ बनी हुई है क्या वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, फिर उसके ग्रिड्स कितने हैं, एंट्रेंस क्या है उसकी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। जैसे आपने बताया कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बहुत काम करते हो, क्या फ़र्क, मतलब आउट ऑफ
क्यूरियोसिटी में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क है इंडियन मेंटालिटी में, और सिर्फ मेंटालिटी में नहीं, कि यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ फ़र्क दिखता है आपको? बाहर के स्ट्रक्चर्स में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, दे हैव स्पेस। हाँ, आगे गार्डन है, ये तो पीछे गार्डन है। हाँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो मतलब जिनके आसपास कोई वॉल टू वॉल कुछ है ही नहीं। दे हैव अ बंगलो, ठीक है, तो या विलाज हैं और कुछ नहीं है आसपास, मतलब दूसरा विला और उनके विला में बीच में इट्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ी एक रोड टाइप गार्डन सा बना हुआ है और दैट इज बाइफर्केटेड, आधा हिस्सा इनका है आधा उनका है, एंड दे हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। पॉइंट 1, ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। एनआरआईज भी हो जो हमारे, वो भी बहुत बहुत एजुकेटेड हैं। उनको आधा वास्तु उनको खुद आता होता है, हमें जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं होती हमको, क्योंकि जो हम उनको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, दे एक्सेप्ट इट एज इट इज, क्योंकि आधी चीज़ें उनको पता है। और जब पता होती है ना आपको, जब आपको नॉलेज होती है, आपको पता लग जाता है सामने वाला कितना नॉलेजेबल है, तो दे एक्सेप्टेड वेरी वेल, दे अडेप्टेड वेरी वेल, प्लस दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स। तो बाहर के लोगों के साथ काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ जो है एक्सपीरियंस रहता है एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो इंडियंस आर क्वेश्चन बैंक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो थक जाते हैं हम जवाब देते थे। तो अब उनके लिए हम पूछ रहे हैं सवाल। ओके, आपने जब हम बात कर रहे थे, आपने बताया था HOC वास्तु होता है, तो हम आपने कहा था मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा, तो वो बताइए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो। हॉक वास्तु बेसिकली दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव क्रिएटेड। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। राइट। तो हॉक वास्तु इज लाइक होम, ऑफिस एंड कार, 3 चीजों का वास्तु। अब बड़ा एस्टॉनिशिंग लगता है कई लोगों को, तो कार का वास्तु कैसे हो सकता है? हाँ, मैं वही पूछने वाला था। क्यों नहीं हो सकता? आपके घर का वास्तु हो सकता है क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, ठीक है। ऑफिस का वास्तु हो सकता है कि वहाँ बैठ के आप काम कर रहे हो। गाड़ी में क्या खड़े होके जाते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नहीं 2-2 घंटे बिकते हैं दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा जाते हुए। तो वहाँ की ऑरा क्यों नहीं मैटर कर सकती है आपको? वो इफेक्ट क्यों नहीं करेगी? इनफैक्ट इतनी मैटर कर सकती है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। घर में बैठे बैठे नहीं जाती, ऑफिस में बैठ के नहीं जाती। उसका वास्तु तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका वास्तु क्यों और इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो गाड़ी है। अब मुझे किसी ने पूछा था कि ये अगर मेरी गाड़ी ना हो, तो आपके अगर ओनरशिप नहीं है तो आप उसके ऊपर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपकी ओनरशिप, आप 10 चीज़ें रखो गाड़ी के अंदर, मैं ऐसी चीज़ें दे दूंगा जो इंजन बे में डाली जा सकती हैं, मैं ऐसी चीज़ें दे दूंगा जो डिक्की में छुपा के रखी जा सकती हैं, बट वो अपना काम करती रहेंगी। ओके। और वो क्या काम करेंगी? वो गाड़ी की ऑरा को एक्टिवेट करती रहेंगी, गाड़ी की एनर्जीज को जो है वो पॉजिटिव करती रहेंगी। और वो कैसे करेंगी? आपने तो 2 घंटे बैठे, आप उसके बाद जाके आपने या तो कहीं पार्क कर दी या घर पे पार्क कर दी गाड़ी। सामान तो वही है, चीज़ें तो वही हैं। क्या वो अंदर की एनर्जीज और अंदर की हवा और अंदर की ऑरा को न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव नहीं कर रही? वो तो कर रही हैं। जब आपने गाड़ी खोली, आप गाड़ी खोल के अंदर जब बैठे, तो आपको वो एनर्जी मिल रही है जो घर और ऑफिस में भी नहीं मिल सकती वास्तु करने के बाद। क्यों? क्योंकि सारे जो मिरर्स हैं ऊपर होते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती गाड़ी में जब आप गाड़ी पार्क करके जाते हो, तो अंदर की ऑरा क्लीन हो रही है ऑटोमेटिकली। आयोनाइजिंग भी यही एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, वो भी वास्तु कंप्लायंट चीज़ों के उस पे आ रही हैं। आपने देखा होगा हर गाड़ी में आजकल ना, जितनी भी अच्छी गाड़ियां उनमें एयर प्योरीफायर, उससे पहले आयोनाइजर लगने शुरू हो गए थे। हुंडई ने सबसे पहले शुरू किया था यहाँ पे इंडिया में। तो i20 जब इनकी पुरानी वाली लॉन्च हुई थी, तो उसमें आयोनाइजर्स लगाए थे। क्या है वो? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पे काम करता है। वो भी तो एयर क्लीनिंग है, वो भी तो पॉजिटिव एनर्जी है। आएंगे लोग, उस पर भी आएंगे। आज वो चीज़ जो नहीं लग रही होती है ना, कल वो चीज़ आम बन जाती है। आज से 20 साल पहले मोबाइल बहुत कॉमन नहीं था, या 10 साल पहले नहीं था। आज देख रहे हो ना, रिक्शा वाले के पास भी है, सबके पास है। नेसेसिटी बन गई। यू हैव अडॉप्टेड इट, यू हैव टेकन इट एज इट इज कि यही लाइफ है। तो एक्सेप्ट करने के ऊपर है। तो बेसिकली क्या है, जब हम होम हॉक वास्तु की बात करते हैं, तो घर पे आप 8 घंटे से 12 घंटे बिताते हो। 8 घंटे तो सोते ही हो, उसके बाद खाते हो, पीते हो, नहाते हो, रहते हो, सब कुछ करते हो। तो अब 12 घंटे अप्रॉक्स 11-12 घंटे आप घर पे बिताते हो। और जब आप सो रहे होते हो तो यू आर इन द थर्ड वर्ल्ड। मैक्सिमम चीज़ें जो आपको ये अफेक्ट करती हैं, जो वास्तु और ये सब चीज़ें आपको सोते हुए करती हैं। अगर वास्तु खराब होगा तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके ऊपर बैड इफेक्ट आएगा। और वही वास्तु अच्छा होगा तो आपकी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लग जाएगी, आपकी सोच, क्रिएटिविटी, माइंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब अच्छी होने लग जाएंगी। तो इसलिए होम वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम आप कहाँ बिताते हो? ऑफिस स्पेस में। तो ऑफिस का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बीच में जो कम्यूटिंग है, उसमें मैक्सिमम टाइम आज की डेट में बीतता है। 1.5-2 घंटे सुबह के, 1.5-2 घंटे शाम के आप गाड़ी पे बिता देते हो। तो गाड़ी का वास्तु भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। ओके। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो ऑफिस वास्तु, क्योंकि टाइम तो उनका भी 8-9 घंटे की शिफ्ट सबकी जा रही है, वो कैसे करें? वो अपने डेस्क का करें, अपने स्पेस का करें, अपने कैबिन का करें? दे आर अलॉटेड अ डेस्क, राइट। तो आप डेस्क के अंदर बहुत चीजें रख सकते हो, सामान रख सकते हो। आप अपने बैग में बूस्टर या प्योरीफायर, बहुत सारी चीजें होती हैं वास्तु में। ओके। वो भी उस हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से आपको हम दे सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसा होता है? बहुत सारे जेम्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, तालिस्मान्स हैं,
तालिस्मान क्या होता है? पहली बार सुना। तालिस्मान इज समथिंग, जैसे कोई एक चीज जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके लिए आपको कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कोई पत्री देखने की जरूरत बहुत पावरफुल है। उसके कुछ बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज हेल्थ पे काम करती है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो हेल्थ के लिए ही काम करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी कोई भी कुंडली है, यू कैन यूज इट। ओके, फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी अपनी ऑरा है, उनकी अपनी जो है एनर्जी है, एनर्जी फील्ड होती है हर चीज की एक। आप जब भी उस चीज के एनर्जी फील्ड में आओगे, उसके कांटेक्ट में आओगे, उसकी एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में, आपको वैसे ही असर होगा, पर उसके बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, वो आप नहीं बदल सकते। तो सिर्फ इतना मैटर करता है कि उसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ रख के यूज करना है, शुरुआत कैसे करनी है, क्या वो एनर्जाइज्ड है, एक्टिवेटेड है, चार्ज्ड है, प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है, शुद्धि हुई हुई है उसकी। ओके, ऑल दीज थिंग्स मैटर। और क्या आपके नाम की हुई हुई है या यूनिवर्सल एक्टिवेशन है जो कोई भी यूज कर सकता है? अगर आपके नाम की हुई है तो थोड़ा ज्यादा काम करेगा, इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ये बेयर बेसिक्स हैं जो लोगों को नहीं पता होते, तो ये जरूरी है। तो ये अगर तालिस्मान, अगर ये कैसे, मतलब कुछ एक आधा प्रोडक्ट के नाम बताएंगे कि ऑडियंस को समझ? बहुत सारे हैं, अंतरिका है, और कुछ क्रिस्टल्स में भी कुछ तालिस्मान आते हैं। देन ताइकामूल है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देन लॉक्सोबुश क्रूगर एग्स आते हैं। आप कुछ लाए हो अपने साथ? हाँ बिल्कुल, दिखा सकते हैं हम कैमरा पे। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड ताइकामूल, द मैजिकल रूट। सांप जैसा लग रहा है। हाँ, तो ये बेसिकली डीप रूटेड होता है अर्थ के अंदर। ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, उनकी पहचान ट्राइबल्स को ही होती है, तो वो जमीन के अंदर से इसको उखाड़ के निकाल के लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, और जितने भी चीफ्टन्स, क्लैंस और जितने भी ये ट्राइबल लीडर्स होते हैं, उनके पास जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी बिग शॉट्स हैं और रिच एंड फेमस हैं, सबके पास ये चीज़ें होती हैं। वाओ, तो ये रेयर होते हैं? बहुत रेयर है। मतलब अभी आज का स्टेटस ये है कि देयर आर 4 पीसेस पूरे वर्ल्ड में। ये टोटल 4 पीस अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में राइट नाउ। वाओ, तो कितने के होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 lakhs, देन 10 to 12 lakhs का इसका मिडिल साइज आता है, दैट फ्लक्चुएट्स ऑन डेली बेसिस, और 15 lakhs का अप्रॉक्स इसका जो है बड़ा वाला साइज। ये वाला कितने का होगा? ये 15 lakhs का है, दिस इज द लार्जेस्ट वन। वाओ, और ये कलेक्टर्स पीस है। तो ये तो अगर सपोज मैंने ले लिया तो इसके तो रेट भी फ्लक्चुएट होते होंगे कि बढ़ रहे हैं? बढ़ते ही हैं, कम तो होते सुने नहीं। 50,000 से बेचना शुरू किया था 10-15 साल पहले, मैंने 10-12 साल पहले। आज 6 लाख पे पहुंचा हुआ रेट। और दिस इज नाइस कि ये आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो गया, बढ़ भी रहा है। हाँ, और आपको पॉजिटिव दिस इज फॉर जनरेशंस। आप अपनी आगे वाली आने वाली जनरेशंस को देके जा सकते हैं। खराब नहीं होता? नहीं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। सो इनमें ऐसा नहीं होता जैसे क्रिस्टल्स का मैंने सुना है कि बहुत हद तक वो बहुत लंबे टाइम तक यूज होके एनर्जीज उनकी खत्म हो जाती है। 3 से 4 साल मैक्स। तो इनमें वो नहीं, इनमें वो चीज नहीं है, नो एक्सपायरी। ओके, इट कैन वर्क फॉर जनरेशंस। वाओ, तभी लोग इसकी कलेक्शन करते हैं, जैसे 2-2 पीस, 3, एक ही बंदे के पास 4-4 पीस वो कलेक्ट करते रहते हैं। तो अगर इसको मैं रखता हूँ अपने पास तो क्या होता है इससे? बेसिकली दिस इज मेंट फॉर 3 थिंग्स। ओके, मेजरली 2 थिंग्स, हेल्थ एंड वेल्थ। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम रिचेस के लिए काम आता है ये। तो अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू बी अ बिग शॉट एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, तो आप ये ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपकी वेल्थ जनरेशन जो है होनी शुरू हो जाएगी और आपके फाइनेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे और यू विल बिकम रिच ओवर द टाइम। तो दिस इज यूज फॉर स्पेसिफिकली दीज थिंग्स। एंड इसका सेकंड जो इफेक्ट है वो है हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। इवन क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, ऑटिज्म हो गया, एड्स हो गया, हार्ट इश्यूज, नर्वस इश्यूज, ब्रेन इश्यूज, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको बस घर में रख दें? इसको बस रखना है। रखने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हो, फ्रेम भी करा सकते हो, ड्रॉअर में, सेफ बॉक्स में, लॉकर में भी रख सकते हो। देन यू कैन हैव इट इन अ पिरामिड आल्सो। देन यू कैन हैव इट इन ब्रह्मस्थान, घर के ब्रह्मस्थान में इसको आप रख सकते हो और गाड़ भी सकते हो अंदर। ब्रह्मस्थान के अंदर गड्ढा खोद के हम लोग इसको गाड़ देते हैं। सो दिस वर्क्स एज अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द हाउस। अपनी टीम को बोलिए छुपा दे। वाओ, दिस सो नाइस। ओके, और आपने बताया कि ये सारी चीज़ें हेल्प करती है अगर आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी, आपको कोई रेमेडी आप नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये रख दो एज अ प्रोडक्ट अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में।
और बहुत सारी चीजें पाउडर फॉर्म में भी आती हैं। वो भी बेसिकली क्या करती हैं, कुछ जो बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट स्टार्ट्स में 50-60,000 से शुरू हो जाती हैं चीजें। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, दैट डजंट मीन एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। इससे ऊपर भी आती हैं चीजें और नीचे बहुत चीजें, मेजरली सब नीचे ही हैं। इतनी महंगी नहीं होती, मतलब अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब एनीबडी कैन अफोर्ड। किसी को अगर लेना हो तो कहाँ देखें, कैसे देखें? मैटर करता है कि आपका घर के प्रेमिसेस में वास्तु का लेवल क्या है खराब होने का, और आपको जरूरत उस चीज की है भी, उसके हिसाब से स्कैनिंग होती है, पहले एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीजें ऐसे ऐसे कर सकते हो। जैसे कुछ चीजें पाउडर फॉर्म में, उनका पर्पस ही यही है कि नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज करनी है, राइट। और बेसिकली आपके अर्धी एनर्जीज जो होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करके कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिविटी में लाना है। पर वो चीज़ें यूज़ होती हैं वास्तु के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉम्बिनेशंस में। आप इंडिविजुअल यूज़ करोगे तो उतना इफेक्ट नहीं आता, बस ये फ़र्क है। ठीक है, वो आप बनाओगे। हाँ जी बिल्कुल। आपने बताया था कि फर्नीचर से भी वास्तु पता लगता है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है फर्नीचर और वास्तु में? बेसिकली वास्तु कंप्लायंट फर्नीचर भी हम कह सकते हैं। क्या होता है, कोई भी चीज़ जो प्रोपोर्शनेट नहीं है वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। कोई भी चीज़ जो आड़ी तिरछी है, जिसकी शेप बहुत ऑड है, वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। आजकल मॉडर्न आर्ट के रूप में बना के भी डाल रहे हैं। लेकिन आप जब कोई भी फर्नीचर की बात करते हो तो फर्नीचर की जो फिटिंग है वो एज पर इंटीरियर स्पेस आपको वैसी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि स्पेस बहुत कम है, आपने बहुत हैवी फर्नीचर ले लिया। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, फर्नीचर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। मैक्सिमम फर्नीचर की प्लेसमेंट जो है हैवी साइड पे होनी चाहिए, विच इज़ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। कुछ पार्ट नॉर्थ वेस्ट का भी और कुछ पार्ट साउथ ईस्ट का भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा पार्ट हम ब्रह्मस्थान का भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ फॉर वेरी लाइट फर्नीचर विच इज़ मूवेबल। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ ऐसी रख दी, बहुत हैवी डाइनिंग है या बहुत हैवी कोई अलमीरा है या कोई आपका वो लॉकर है, वो आपने वहाँ रख दिया ब्रह्मस्थान पे, तो वो ब्रह्मस्थान के ऊपर नहीं आने चाहिए, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। देन कलर थेरेपी आ जाती है। आप किस साइड पे फर्नीचर रख रहे हो उसके हिसाब से फर्नीचर का कलर। अगर आप साउथ वेस्ट और साउथ साइड पे रख रहे हो तो अर्दी कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट पे रख रहे हो तो ग्रेज, ब्राउन्स की शेड्स, डार्क ग्रेज, डार्क ग्रीन्स, ये चल सकती हैं। देन अगर आप वेस्ट में रख रहे हो तो ब्लैक एंड ब्लूज की जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सब काम आ सकते हैं। तो इसलिए फर्नीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर वास्तु, बट वो तब हो सकता है जब आपका घर खाली है, यू आर प्लानिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। ऑलरेडी अगर आपके पास फर्नीचर है तो यू विल नॉट रिप्लेस इट सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए। आप क्या अपहोल्स्ट्री फैब्रिक वगैरह चेंज करा लोगे और क्या कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी एक इजी टास्क नहीं है आजकल। तो देन वी सजेस्ट कि आप रेमेडियल वास्तु की तरफ चले जाओ। ठीक है, अगर कोई रेमेडियल वास्तु की तरफ जाता है तो कितने टाइम में एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट आने लगते हैं, या फिर हम फर्क देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं वास्तु का? फ्रॉम द डे 1 चीज़ें काम करना शुरू करती हैं, बट दिस इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज़, कोई भी नेचुरल चीज़ आप यूज़ करते हो या कोई भी रेमेडी करते हो, इट टेक्स 6 months टू कम इन फुल पावर। पूरी पावर में आने के लिए 6 महीने चाहिए कम से कम। अब लोगों को 3 दिन में, 10 दिन में, या कई बार 3 महीने में भी इफेक्ट आ जाते हैं, इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, उनको महसूस होने भी शुरू हो जाते हैं। बट कोई मीटर नहीं बना दुनिया में जो ये बता दे कि इतने बजे इतने मतलब इस डेट पे और इतने बजे ये चीज़ जो है आपको काम करना शुरू कर देगी और ये आपको इफेक्ट दे देगी। तो 6 months हैं ये मैक्सिमम पावर में आने के लिए, और 18 months जो हैं वो इसका जो है पीक पीरियड होता है। फिर उसमें वो रमी क्या एक 6 months से 18 months हम एक जेस्टेशन पीरियड है, ये हम सबको बोलते हैं कि इतना तो टाइम आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करो, इससे पहले मत करो। डोंट कम टू द कंक्लूजन सो अर्ली, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। कोई तंत्र एक्टिविटी तो है नहीं कि मैंने आज आपको एक चीज दे दी, ओवरनाइट आपके साथ पता नहीं क्या हो गया, आपकी दुनिया बदल गई। और पता नहीं होता होगा ऐसा, मैं नहीं मानता। ओके, सो वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जी, और एनर्जी की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। बहुत सारे लोग भूत प्रेत की भी बातें करते हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर होता है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ हॉरिफाइंग चीज़ें हो रही है, हॉन्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी वास्तु से ठीक की जा सकती है? 100%। ओके, कोई केस स्टडीज अगर आपके पास हैं तो? हाँ, बेसिकली केस स्टडीज तो बहुत सारी हैं जी। कोई भी आपको जिसने आपको डरा दिया? बेसिकली डराया भी था और थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल भी आ गया था। बेसिकली एक फैमिली थी, दे आर सरदार जी हैं, तो उनकी फैमिली में 4 भाई थे। ठीक है, तो चारों की वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, और फादर हैं उनके, और फादर के भी फादर थे। तो मतलब एक तरह से 4 जनरेशन एक साथ रह रही थी, तो सबको फ्लोर्स में रह रहे थे से। तो उनके घर में ना 3 डेथ्स हो गई। ओके, और तीनों मेल मेंबर्स की। 4 भाई में से 3 भाई चले गए।
जब मैं पहुंचा तो उनके दादाजी वॉज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। तो वो भी एक तरह से था कि वो बचेंगे नहीं, अब डॉक्टर्स तो जवाब वगैरह दे चुके थे। अब उनको ये टेंशन थी कि जिन्होंने मुझे बुलाया था अंकल ने, उन्होंने कहा था मेरा एक बेटा बचा है, मैं नहीं देख सकता, मुझे पता है क्या है इस घर में इशू, लेकिन अब आप देखो क्या आप रेक्टिफाई कर सकते हो इस चीज़ को। पहली बात तो घर हॉन्टेड एक्टिविटीज से भरा हुआ था, ठीक है। दूसरा, एक्सट्रीमली वास्तु कंप्लायंट के अगेंस्ट जो चीज़ें होती है ना, एक्सट्रीम चीज़ें थी वो, मतलब अगेंस्ट वास्तु सब कुछ उल्टा सीधा बना हुआ है। इंडिया का ही था केस? हाँ, साउथ दिल्ली। ओके। साउथ दिल्ली। तो मतलब घुसते ही ऑरा इतनी खराब। फिर हमने कुछ चीज़ें पूछी, कुछ चीज़ें समझी, नॉर्थ ईस्ट खराब, साउथ वेस्ट खराब, ब्रह्मस्थान खराब, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो गई। तो मैंने घुसते ही पूछा, मैंने कहा बच्चे हैं? 4 भाई हैं तो चारों के बच्चे तो होंगे? कहते हाँ हैं। मैं कहा लड़के कितने? कहते एक भी नहीं। मुझे तो नहीं पता, हाँ मैं तांत्रिक तो हूँ नहीं कोई सब कुछ पता लग जाता है घर में घुसते ही। कंपास लगाते ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ऑरा से बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सिर्फ आपके जो है ना कनेक्शंस को रिकन्फर्म करना रह जाता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैं कहा क्यों नहीं जी, कोशिश नहीं की? कहते होता ही नहीं, हमने तो कितनी बार वो भी किया, मिसकैरेज भी करवाया, पता लगा लिया था पहले ही, जो कि अगेंस्ट है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है। बट ठीक है, पैसे हैं तो कुछ भी कर सकते हो आप, चलता है। उनको साउथ दिल्ली वाले हैं और बहुत वेल ऑफ फैमिली थी, तो होता ही नहीं। ये भी एक परेशानी है। मैं कहा जी मेल मेंबर जो आपके गए हैं ना, और जा सकते हैं। पहली बात तो किचन और टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, ओके, वॉल टू वॉल, ठीक है। तो एक ये सबसे बड़ा इशू। एक इशू होता है किसी का टॉयलेट होता है, किसी का किचन होता है, बहुत बड़ा घर था तो भाई किचन और टॉयलेट ही एक साथ नॉर्थ ईस्ट में, चलो कोई बात नहीं। बाकी जितने स्ट्रक्चर में कंप्लायंस देखी हमने, सारी खराब। घर में हर रूम के अंदर मंदिर बना हुआ है, वो गुरुद्वारा सा एक वो नहीं होता, वो इतना सा उन्होंने लगाया हुआ है सब। तो क्यों है जी कि सबके बिलीव्स अलग हैं, सब अपना अपना बाहर आके कॉमन एक साथ बैठ के सब नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं करना चाहते, सब अपने अपने फ्लोरों पे कर रहे हैं। चलो ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो कहते हैं मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कुछ हो जाए। मैं कहा तीनों बेटे कैसे गए? एक्सीडेंट में गए, कार एक्सीडेंट में? कहते हैं हाँ जी। क्योंकि जो वहाँ का वास्तु था वो क्लियर बोल रहा था कि अनटाइमली डेथ बहुत पॉसिबल है। ब्रह्मस्थान भी खराब है, मर्मस्थान भी खराब है, ठीक है। इवन साउथ ईस्ट खराब, साउथ ईस्ट में बेडरूम, ओके। और जिनकी डेथ हुई है, लेटेस्ट डेथ हुई है, उनका भी साउथ ईस्ट में बेडरूम था। तो कहते क्या कर सकते हैं आप बताओ? मैं कम से कम 6 महीने लगेंगे। 1 महीना चाहिए मुझे सब कुछ रेडी करने में, उसके बाद कम से कम 6 महीने लगेंगे, सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ खत्म हो जाएंगी। आपके घर में कोई ऐसा प्लानिंग है कि आप आगे बच्चा करना चाहते हो? कहते हाँ एक भाई चाहता है, जो बच्चा ही कि क्या करोगे? तो मैं कहा हो सकता है मेल चाइल्ड आपका हो जाए। मतलब देवर सो ईगर, क्या हमारे इतना बड़ा एम्पायर है, कौन देखेगा? जनरेशन ही खत्म हो गई, जनरेशन ही खत्म हो गई ना। कोई तो हो, 4 भाई हैं, 4 भाई में से 3 की तो डेथ हो गई। अच्छा, उनको भी जो उनके फादर के फादर थे वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, इनकी भी हालत बहुत खराब थी जिन्होंने मुझे बुलाया था। मैं कहा सब आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। मैं कहा आप एक बात बताओ, मिसकैरेजेस कितने हुए हैं? कहते सबको मिसकैरेजेस हो चुके हैं। मतलब पैदा करना बच्चा भी आसान नहीं था, दे वर फेसिंग डिफिकल्टीज। कितना ही इफेक्ट कर जाता है। मैं कहा ऑटिज्म का कोई बच्चा तो नहीं है? कहते 2 है। फिर हमने उनको रेमेडीज़ करके दी। हॉन्टेड एक्टिविटीज़ तो बहुत जल्दी ठीक हो गई थी, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब हम प्लानिंग करनी थी उन्होंने, तो मैंने एक एक डेट उनको बताई थी कि पहले आप 3 महीने ये करोगे, उसके बाद आप इस डेट में प्लान करना शुरू करोगे, इस डेट के बीच में कंसीव हो जाता है अगर तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। ओके ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था देखो कुछ भी कर लो आप, मैं चेक जरूर कराऊंगा मेल है या फीमेल है, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। मैं कहा देखो जी वो आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है तो करो, नहीं करती तो मत करो, डोंट पुट इट ऑन मी, आपकी मर्जी है। मेल चाइल्ड हुआ फिर फाइनली, चीजें ठीक हुई। और वो जो दादाजी थे उनकी डेथ उपाय करने से पहले ही हो गई। कैन यू बिलीव दैट? जब तक मैं पहुंचा वहां सारी चीजें लेके, हमने एप्लीकेशंस करी, सारी अप्लाई किया चीजों को, पहले डेथ हो गई थी। डैम। ओके। 2 बेटे हैं उनके, 2 बेटियां थी, 2 बेटे और किए उन्होंने। कि कोई तो संभालेगा इतना एम्पायर, कौन देखेगा? राइट। और फिर जो ऑटिज्म के बच्चे थे उनके ऊपर भी हमने काम किया। इम्प्रूवमेंट? हाँ इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। एक बच्चा तो बोले कुछ भी नहीं, मतलब कुछ इवन ऐसे साइंस भी नहीं बता पाता था। तो शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग थोड़ा।
तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन शुरू हो गई। वो जब पहली बार बच्चा माँ बोलता है ना या पापा बोलता है, तो वो पेरेंट्स के लिए वो क्या होता है ना, वो कोई पैसा कोई चीज़ खरीद नहीं सकती उस इमोशन को। तो ये बहुत मैटर करती है चीज़ें, दुआएं मिलती हैं। कैसी सी स्टोरीज होती है ना, वैसे पूरा माहौल बदल देती हैं। ओके, तो मैंने वही बोला, हॉन्टेड तो था ही, बहुत डर तो लगता ही था वहाँ जाके, और इमोशनल बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि मतलब दे वर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी सी चीज़ कि एक राइट वास्तु वाला बंदा नहीं मिला उनको। मैंने यहाँ तक बोला, मैं कहा घर बदल लो, ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है ना, वास्तु छोड़ो, घर बदल लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है तू पहला बंदा आया, तेरे को काम नहीं चाहिए। हाल ही इतना खराब था, देख के मुझे हो रहा था मतलब क्या। मैं कहा नया घर लोगे ना तो बुला लेना मेरे को, सिलेक्शन भी मैं ही कर दूंगा, प्लॉट की सिलेक्शन हम बहुत करते हैं। Okay. हमारा बहुत ज़्यादा काम है फ्लैट सिलेक्शन और प्लॉट सिलेक्शन। किसी ने 4 फ्लैट्स चूज़ किए होते हैं, उनमें से बेस्ट क्या है, या आप ही सजेस्ट कर दो वास्तु कंप्लायंट क्या है। ऐसी नोएडा में एक बिल्डर है, उनका एक स्ट्रक्चर वास्तु कंप्लायंट है, उसमें मैंने ज़्यादा नहीं तो उनके कम से कम नहीं तो 50 या 60 रिकमेंडेशन में फ्लैट बिके होंगे मेरे। अरे वाह, प्रॉपर्टी डीलर वाला तो मतलब मेरे तो एक ही सोसाइटी में कम से कम 50-60 क्लाइंट है, एक तरह से ये कह लो आप, पिछले 4 सालों में किया मैंने। इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर लो सर। और सबके घर में घुसने से पहले ही वास्तु करके जाते थे, दे आर ऑल हैप्पी। स्ट्रक्चर वास्तु कंप्लायंट है ना, तो आप, मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ की ऑरा करेगी, वहाँ की एनर्जीज देंगी आपको जो देंगी, मैंने कुछ नहीं देना। मैंने सिर्फ राइट जगह पे राइट चीज़ें एक्टिवेट करके दे दिया आपको। नाउ इट्स अप टू यू, आपकी बाकी कुंडली है, किस्मत है, आपकी मेहनत है, आपके कर्म है, जो काम करेंगे। ओके, बोला जाता है कलयुग चल रहा है, और कलयुग में आप सिर्फ मंत्र उच्चारण करोगे या पूजा पाठ करोगे तो उससे ही आपको बहुत ज़्यादा पुण्य लगना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर अगर कोई जिसके घर में वास्तु दोष है और वो ये चीज़ें कर रहा है, तो वो चीज़ें कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं? पहली बात तो एक थोड़ी छोटी सी करेक्शन है कि पूजा और मंत्र उच्चारण से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि ये कलयुग है। ओके, ये ना मंत्रों का युग है, ना ये सतयुग है कि जहाँ सिर्फ बोलने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। तो वाणी से ही बहुत कुछ हो जाता था, मंत्रों से ही बहुत कुछ हो जाता था। कलयुग एक्चुअल में कलयुग नहीं है, इसका जो राइट नेम है दैट इज कली युग। और कली जो है यंत्रों को कहा जाता है। ओके, हाँ, मंत्र और तंत्र मिला के, तंत्र बैड वर्ड नहीं है, हाँ आई नो, ठीक है, इतना तो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस, मंत्र और तंत्र को मिला के यंत्र बनता है जी। तो आप जितने भी देखते हो ना ये छोटे छोटे वो यंत्रास, वो कॉपर के बने होते हैं, छोटी छोटी चीजें बनी होती है, वो प्रचलन कहाँ से आया? लक्ष्मी यंत्र, ये सब चीजें कहाँ से आई? ये युग नहीं कराया, ये कलयुग है, ये यंत्रों का युग है। सिर्फ मंत्रों से, सिर्फ पूजा से कुछ नहीं होता। आपको अगर मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो इन लोगों का, इन चीजों का आपको जो है साथ चाहिए, एडिशंस करनी पड़ेंगी आपको। तालिस्मान क्या है? तालिस्मान यही तो है, यंत्र ही तो है। ये क्या है? यंत्र है। आपको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। तो इसके बिना जो है आज कलयुग में आप बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट्स चीज़ों के नहीं ले सकते। और सिर्फ पूजा से क्यों नहीं कुछ होता? पूजा करने का समय होता है। क्या आप उस राइट टाइम पे पूजा कर रहे हो? क्या सही दिशा में बैठे हो? क्या सही आपकी वो पोजीशन है? सही कपड़े सही डाले हुए हैं, जनेऊ डाला हुआ है, नहा धो के बैठे हो, श्वेत कपड़े हैं, साफ कपड़े हैं, सही डायरेक्शन है आपकी? इतना तो कोई नहीं करता। अच्छा, जो आप पूजा कर रहे हो उसमें जो उच्चारण कर रहे हो, क्या वो उच्चारण सही है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतनी फास्ट बोल दिया मैंने, ठीक है? पंडित से बुलवा के देख लो आज भी, किसी अटक जाएगा। सही उच्चारण, ये वाणी, अगर वो सही वर्ड्स नहीं यूज किए, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है आपकी, आपको फल ही नहीं मिलेगा। राइट, कहाँ से करोगे? वो पूजा में भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। फिर जोत जलाना घर पे अलाउड नहीं है, तो पूजा कहाँ कर रहे हो वो भी मैटर करता है। मंदिर डेली जा रहे हो, आसन कौन सा है? तो क्या ये प्री रिक्विजिट्स आप देख रहे हो? तो टेक्निकली यंत्र इजी भी हो गया। और यंत्रों का भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी एनर्जाइजेशन, एक्टिवेशन, चार्जिंग, प्राण प्रतिष्ठा, शुद्धि करना बहुत जरूरी है। पर क्या ये, जैसे कुछ लोग बहुत फ्रीक हो जाते हैं और बहुत एक्सेस में करने लग जाते हैं चीजें, तो क्या मल्टीपल यंत्र रखना भी घर में सही है या नहीं? या फिर एक ही यंत्र को बहुत ज्यादा रख लेना कि उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हो गई कि आप संभाल नहीं पा रहे, कुछ ऐसी भी चीजें होती है? फॉर एग्जाम्पल श्री यंत्र है एक, सपोज जी, आप श्री यंत्र देखोगे, 8-10 श्री यंत्र मैं लेके आता हूँ मार्केट से, मेरे पास घर में पड़े थे करीबन 30-40 श्री यंत्र पड़े थे। एक भी श्री यंत्र सही नहीं है, सब गलत है। सब में मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन है, सब गलत है। कोई यहाँ से कटा हुआ ज्यादा है, कोई यहाँ से इधर ब्लीड हो रहा है ज्यादा, ठीक है, कोई स्क्वायर ही नहीं है प्रॉपर, बहुत सारी चीजें। किसी का इंप्रेशन सही नहीं है, किसी की एम्बॉसिंग सही नहीं है। अच्छा, फिर जो यंत्र बना है कब बना है? अब जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र में कोई भी यंत्र बनाओ, बनते बनते सिद्ध हो जाएगा।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर आप यंत्र बना रहे हो फिर उसकी शुद्धि की भी जरूरत है, प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत है, एनर्जाइजेशन, एक्टिवेशन, चार्जिंग सब चाहिए। वाह। तो वो यंत्र अगर खराब है तो इसका मतलब वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। अगेन वास्तु कम्स है। जो चीज़ प्रोपोर्शनेट नहीं है, जो चीज़ बैलेंस नहीं है, वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। लोग वास्तु को बस एक डायरेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। देयर इज सो मच इन वास्तु। आपने बताया था ग्रिड से आप वास्तु देखते हैं, तो क्या कितने ग्रिड का वास्तु देखना चाहिए एंड एवरीथिंग? ग्रिड सिस्टम होता है बेसिकली 3x3 या 9x9 ग्रिड्स के हिसाब से जनरली हम लोग देखते हैं। 3x3 में बेसिक डायरेक्शंस देखी जाती हैं और 9x9 में हम लोग बाइफर्केट करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी प्लॉट को या किसी भी प्रेमिसेस को, किसी भी ड्वेलिंग को। तो उसके हिसाब से वास्तु किया जाता है। जो एक्चुअल वास्तु, जो प्रिसाइज वास्तु है, अगर प्रिसिशन चाहिए तो 8150 के हिसाब से 9x9 ग्रिड के हिसाब से वास्तु किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ग्रिड सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट होम्स एंड ऑफिसेस। ओके। कमर्शियल स्पेस और घरों के लिए वो चीज़ नहीं बनी। फिर आपने कोई और चीज़ का आर्किटेक्ट देखना है, मंदिर आर्किटेक्चर देखना है, टेम्पल आर्किटेक्चर, या और जैसे पार्लियामेंट बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ें बन रही हैं, उसके हिसाब से फिर हम बाकी पदार्थ को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। हाँ। कुछ लाइक एक घर में कुछ डिफरेंट तरीके का वास्तु देखना होता है या कितने तरीके? एक घर में 3 तरह के वास्तु होते हैं, किसी भी जगह पे 3 तरह के वास्तु होते हैं। प्लॉट का वास्तु, कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु, आपके रूम का वास्तु। अच्छा, रूम का अलग? रूम का वास्तु। अब कई लोगों की मुझे आती है कॉल के मुझे ना सिर्फ अपने बेडरूम का वास्तु कराना है। पहले तो हम समझते हैं चीज़ें कि भाई बंदा ऐसे ही बोल रहा है, किसी से सुन लिया है, ये क्या है। जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो समझते हैं, हम भी समझते हैं चीज़ों को। तो हम सिर्फ बेडरूम का वास्तु करते हैं। ऐसा भी करते हैं। क्या बेनिफिट होता है? सिर्फ आपका बेडरूम वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जब मैं सोऊं रात को आऊँ थका हुआ ना, मुझे सारे घर की जो है ऑरा से मतलब नहीं है, मुझे अपने बेडरूम से मतलब है। मुझे अपना बेडरूम चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनका सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न। आपने सही कनेक्ट किया, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, और जॉइंट फैमिलीज में क्लेश ना हो जाए किसी तो कोई नहीं, वो सारे अपने अपने रूम का कराएंगे फिर। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, वो भाई साथ वाले रूम में रह रहा है तो उसके ऊपर वो क्यों पैसे खर्चेगा। राइट। तो वो चीज़ है। देख लो, अगर आप 3 भाई हो, तीनों अपने अपने रूम में कराने वाले तो घर के ही करा लेना। तो कलेक्टिवली करा सकते हो, बट वो मैटर करता है, इंडिविजुअल चॉइस। आई गेस आइडियोलॉजीज भी मैच नहीं करती। अब एक अगर नहीं मानता इन सारी चीजों में तो फिर उसको लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है। हाँ। जिससे हमको फर्क पड़ेगा। तो वो भी चीज है। तो लोग फिर आधे लोग तो तंत्र या जादू टोना समझ जाते हैं इसको। हाँ, बहुत सारी चीजों। हाँ, फिर वास्तु क्या है, ये तो तंत्र है जी। और तंत्र कोई राइट रॉन्ग वर्ड थोड़ी है, हर चीज तंत्र है। जो यंत्र है और जो मंत्र है वो तंत्र है। राइट। टेक्निकली अगर मैं ऐसे देखूं भी कि 3 भाई का एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 भाई है जिसमें से एक बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को और दूसरा करा रहा है, तो अगर उसकी लाइफ में वास्तु सही हो गया और उसकी लाइफ में सब सही हो रहा है तो ये वाला सोचेगा कि हमारी लाइफ में सब खराब इसी वजह से हो रहा है, जबकि वो फ्लरिश कर रहा है अपने वास्तु कंप्लायंट रूम की वजह से। तो अब क्या होता है आजकल ना, अटैच्ड रूम्स हैं, टॉयलेट भी अटैच्ड है। तो बेसिकली आपका छोटा सा घर है वो। हाँ भाई, टॉयलेट उसी में हो गया, सिर्फ किचन के लिए आपको बाहर जाना है, उसी में ही टॉयलेट है। और एक आपका अगर बिग रूम है, बेडरूम है, उसी में आपने एक वर्क स्पेस के लिए डेस्क भी रखा हुआ है छोटा सा साइड पे। सभी हो गया आपका। वर्क फ्रॉम होम वहीं से कर रहे हो, सो आ रहे हो, खा आ रहे हो, ठीक है, टॉयलेट वहीं पे ही है। तो आपको इधर उधर एक टॉयलेट और बेडरूम का वास्तु हो गया, तो आधे घर का वास्तु वैसे ही हो गया। ओके। तो रूम के वास्तु की कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अगर जो लोग देख रहे हैं जो कुछ चेंजेस कर सके रूम में, आप किसी को टिप दे सकें कुछ? देखिए, जब रूम के वास्तु की बात करते हैं तो रूम किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसका वास्तु उस हिसाब से होता है। ओके। सपोज दैट रूम इज बेडरूम को हम अज्यूम करके चलते हैं। अगर बेडरूम को अज्यूम करते हैं तो बेडरूम आपके स्पेसिफिक पदार्थ या डायरेक्शंस में होनी चाहिए। जैसे साउथ में या साउथ वेस्ट की कुछ डायरेक्शंस है, वहाँ पे पॉसिबल है, वेस्ट में भी पॉसिबल है। अब जो लोग अनमैरिड हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट का एक स्पेसिफिक ग्रिड है, उसके अंदर या नॉर्थ के ग्रिड के अंदर आप उसको बेडरूम को बना सकते हो, तो उनकी मैरिज जल्दी हो जाती है। बेसिकली एयर एलिमेंट है नॉर्थ वेस्ट, वो आपको टिकने नहीं देगा। अगर आपको शादी करनी है, आप मैरिजेबल एज में हो और स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड है, अगर लड़की है तो वो फीमेल डायरेक्शन भी है, तो वहाँ पे अगर उसका बेडरूम होता है, आपकी 6 महीने से 1 साल के अंदर वैसी शादी हो जाएगी, अगर वास्तु कंप्लायंट जगह है तो। ओके। जरूरत नहीं, जिनकी शादी में डिले है उनके लिए उपाय है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ और उपाय दे दीजिए, कोई क्या उपाय जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। भाई, हेल्थ और वेल्थ दो ऐसे टॉपिक्स हैं, के लिए है ना, वेल्थ के लिए दे दो। राइट। बेसिकली अगर आप अपने घर का नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट एक्टिवेट कर सकते हो तो आपकी जो है वेल्थ जनरेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। स्पेसिफिकली अगर मैं कलर थेरेपी की बात करूं तो ग्रीन फॉर नॉर्थ, सिल्वर या एनी शाइनी कलर फॉर साउथ ईस्ट, एंड ब्लू या ब्लैक में से कोई भी कलर आप वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। और इनकी एप्लीकेबिलिटी ऐसे नहीं करनी कि पूरा कमरा ब्लू कर दिया,
कोई एक वॉल जो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ रही है उसको ब्लू कर सकते हो, नहीं तो वास्तु कंप्लायंट बहुत सारे पेंटिंग्स आती हैं, आप वो उस स्पेसिफिक कलर को जो डोमिनेट कर रही हो, जैसे ब्लू को डोमिनेट करती हुई कोई पेंटिंग है, ओशन की पेंटिंग है क्योंकि वो भी वाटर एलिमेंट है, तो उस साइड पे लगा दो तो आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी उस चीज की। बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वास्तु। आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस कुछ नहीं, काफी चीजें अच्छी होने लगेंगी। मतलब कईयों को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि आप इस चीज से रिजल्ट कितना मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ये गारंटेड है, क्योंकि आप उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक चीजें ही कर रहे हो। बट कितना मिलेगा गॉड नोस। ओके, एग्जैक्ट कलर क्या होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कभी कोई रील आती है जिसमें बताते हैं कि इस डायरेक्शन का ग्रीन कलर है, फिर कोई रील में दूसरा इंसान बोल रहा था इस डायरेक्शन का ब्लू कलर है, कोई कहता है कोई कलर है। तो एग्जैक्ट कौन से कलर्स हैं, कौन सी डायरेक्शंस के, अब एक बार वो बता दीजिए। बेसिकली ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा कि लोग रॉन्ग कलर्स प्रमोट कर रहे हैं फॉर रॉन्ग डायरेक्शंस। मुझे नहीं पता किस आधार पे कर रहे हैं, बेस क्या है उनका, कहाँ से आ रही हैं ये सब उल्टी सीधी चीज़ें, गॉड नोज। बट जो फैक्ट्स हैं, बेयर फैक्ट्स, जो वेद और शास्त्रों में लिखा है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं और वास्तु को उससे कनेक्ट करते हैं, उस हिसाब से जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस के कलर्स, रिप्रेजेंटिंग कलर्स जो है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट का कलर है येलो एंड ऑल शेड्स ऑफ येलो। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि वो गुरु का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, उसके रिप्रेजेंटिंग कलर्स यही होते हैं। तो आप कभी भी किसी रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट के कलर के अलावा कोई भी कलर यूज करते हो, दैट इज अगेंस्ट वास्तु। वो आपको नुकसान तो दे सकता है, फायदा कभी नहीं देगा। ठीक है। और फायदा देगा भी तो किस उसमें दे सकता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या कलर यूज करना है, किस पर्पस के लिए, वो अलग चीज होती है। देन हम आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट ऑरेंज, उसका जो रिप्रेजेंटिंग शेड है, ऑरेंज से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं आप ईस्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है। डीप येलो भी कर सकते हो। देन हम जब साउथ ईस्ट पे आते हैं तो सिल्वर या बहुत शाइनी कलर्स हो गए, शाइनी शेड्स हो गए, जैसे स्पार्कलिंग कलर्स होते हैं, वो सारे हम लोग साउथ ईस्ट में यूज कर सकते हैं। देन साउथ के लिए रिप्रेजेंटिंग कलर रेड है। साउथ वेस्ट के लिए ब्राउन, डार्क ग्रे और डार्क एक्सट्रीम डार्क ग्रीन, जो ब्लैकिश ग्रीन टाइप होता है, उस टाइप के कलर्स आप साउथ वेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। देन जब वेस्ट में आते हैं तो ब्लूज एंड ब्लैक्स यूज कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट के लिए स्पेसिफिक कलर वाइट है, और वेस्ट जो नॉर्थ है उसके लिए स्पेसिफिक कलर ग्रीन है। इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज करते हो उस डायरेक्शन में, दैट इज अगेंस्ट वास्तु। ठीक है। पर्पल कलर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसका पर्पल कलर आजकल तो ट्रेंडिंग है पर्पल कलर। पर्पल चल रहा है हर जगह। बेसिकली पर्पल कलर राहु का कलर माना जाता है, तो जो नैऋत्य कोण है वो बेसिकली साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, उसके लिए पर्पल कलर, और अकल्ट साइंसेस के लिए पर्पल कलर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो पाताल लोक को भी रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन, और भूत प्रेत और जितने भी जादू टोने और इस टाइप की चीजें हैं, जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक्स हैं, सब वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है उसको। तो पर्पल कलर उस चीज के लिए कहा जाता है। और उसका एक और साइंटिफिक लॉजिक जो हमें मिला रिसर्च करने पे, कि साउथ का कलर जो है वो रेड है और वेस्ट का कलर ब्लू है, और दोनों के बीच में है डायरेक्शन साउथ वेस्ट। तो जब आप रेड और ब्लू को या रेड या ब्लैक को मिक्स करते हो तो कहीं ना कहीं पर्पलिश शेड आता है। राइट। तो इसलिए भी पर्पल कलर जो यूज करना लॉजिकल लगता है साउथ वेस्ट के लिए। अगर ये चीज का लॉजिक ना मिले, और पर्पल कलर जब लोगों ने बोलना शुरू किया था तो हम लोगों को भी समझ नहीं आया कि मतलब रिप्रेजेंटिंग कलर तो कुछ और है, व्हाई दे आर यूजिंग पर्पल। जनरली पर्पल कलर अकल्ट के लिए ज्यादा यूज होता है। बेसमेंट का भी बहुत लोगों के उसमें रहता है कि बेसमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, भी एक विवाद रहता है। तो बेसमेंट का क्या है, होना चाहिए नहीं? वास्तु के हिसाब से बेसमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी ही नहीं चाहिए, ना किसी घर में ना कमर्शियल एक्टिविटी में। बट फिर भी अगर आपको बेसमेंट बनानी है तो जब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो कुछ डायरेक्शंस हैं विच आर हाई, डार्क एंड हैवी। तो उन डायरेक्शंस में जो है बेसमेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बेसमेंट क्या है, जमीन से नीचे जो आप पताल लोग, हाँ बेसिकली पताल लोग। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, जो इंक्लिनेशन है किसी भी प्लॉट की, वो जब ऐसे की बात करते हैं, तो जब लोअर साइड इंक्लिनेशन है तो वो होनी चाहिए नॉर्थ की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड और ईस्ट की साइड। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड पे अगर बेसमेंट आप बना सकते हो और बाकी साइड को बंद रखना चाहो, तो वो बेसमेंट आपको फल सकती है। अदरवाइज नहीं। और ब्रह्म स्थान में अगर बेसमेंट है, ब्रह्म स्थान तक उसको अगर आप लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए स्पेसिफिकली वास्तु कुछ रेमेडीज हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो नुकसान करेगी। कुछ बिल्डर्स साउथ दिल्ली में बेसमेंट में घर ही बना के बेच रहे हैं, तो अगर जो लोग बेसमेंट में रहते हैं उनके लाइफ में क्या चीजें होंगी? अगर आप बेसमेंट में रहोगे तो आपको जियोपैथिक स्ट्रेस अगर उस जगह पे है तो मैक्सिमम इफेक्ट करेगा। अर्दी एनर्जीज अगर सही नहीं है तो मैक्सिमम इफेक्ट करेंगी। प्लस बेसमेंट का वास्तु कभी अच्छा हो ही नहीं सकता अनटिल आपने वास्तु दोष निवारण नहीं कराया हुआ।
Okay. तो वो आपको नुकसान बाय डिफॉल्ट चीज़ देगी ही देगी। बिल्डर तो नहीं कराते। आप हमेशा अंडररेटेड रहोगे, आप अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी से कम ही काम कर पाओगे, हैवीनेस रहेगी हमेशा आपके दिल दिमाग में, सर में हैवीनेस रहेगी, और आप हमेशा जो है ना क्लस्ट्रोफोबिक, या फिर आप ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि मतलब मेरे को बाहर निकल के बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक गॉड मैं घर से बाहर आ गया। हाँ। एक होता है कि घर अंदर घुसने के बाद इंसान रिलैक्स घर सुकून देना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, बेसमेंट में कभी नहीं मिल सकता। ओके, जो लोग पार्किंग बना रहे हैं वो सही है? पार्किंग इज ओके, पार्किंग इज फाइन। द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो आप वहाँ नहीं रहते, सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, प्लस गाड़ियाँ भी जो खड़ी हैं वो पूरा एरिया कवर्ड नहीं है। हाँ, आधे से हिस्सा ओपन रहता है। राइट। और पार्किंग भी अगर बनानी है आपने तो इस जो बेसमेंट है वो आधी ही बनाए। अगर साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ भी बेसमेंट है, जो मतलब पूरी बेसमेंट है, अगर पूरे प्लॉट की बेसमेंट आपने बना रखी है, तो इन साइड पे गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई लग्जरी कार लेनी है आपने और खड़ी करनी है, पार्क करनी है, तो साउथ ईस्ट ऑफ द बेसमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू पार्क योर लग्जरी कार्स। महंगी गाड़ी आपके पास जो भी सबसे ज़्यादा महंगी है, और जिसको भी आप सबसे ज़्यादा संभाल के रखना चाहते हो, दिल के करीब रखना चाहते हो, साउथ ईस्ट में खड़ी कर दो। हो सकता है 1 की 2 हो जाए। ओके, टिप दे रहा हूँ। परफेक्ट। सीढ़ियों का भी बहुत बोला जाता है कि अगर गलत डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बन गई तो एक वास्तु दोष है वो। हाँ जी। तो वो बताइए। बेसिकली सीढ़ियाँ जो होती है ना, जो छत होती है, बेसिकली जो रूफ है, और जो स्टेयर्स हैं, दैट इज द हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनी बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी प्रेमिसेस हो, उसका हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन जो है यही होती है। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ की साइड पे ही होनी चाहिए। ओके। तो अगर इस साइड पे स्टेयर्स नहीं है तो आपका घर वास्तु कंप्लाइंट कभी हो नहीं सकता। यू नीड करेक्शन, यू नीड रेमेडीज। और अगर आप वो नहीं कराते तो बेसिकली कुछ वास्तु फॉल्ट्स ऐसे हैं, जो फ्लॉज ऐसे हैं, वो आपके ऊपर बैड इफेक्ट देंगे ही देंगे। नोबडी कैन स्टॉप इट। क्या बिना उपाय किए वास्तु दोष खत्म हो सकता है? नहीं, स्पेसिफिकली नो। ओके। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आपको एनर्जी में जो चेंजेस चाहिए, वहाँ की ऑरा में जो चेंजेस चाहिए, वो जो चेंजेस हैं, अगर वास्तु कंप्लाइंट नहीं है या वो वास्तु खराब है उस घर का, तो उसके बिना, मतलब चीज़ें अलग इधर उधर करने के बिना, छेड़े बिना, कुछ एडिशंस किए बिना, कुछ रेमेडीज़ किए बिना वास्तु दोष कभी दूर नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि वो दूर कर रहा है, ही इज़ जस्ट फूलिंग यू अराउंड। अगर आपको देखो, हर चीज़ का ना एक प्रिसिशन होती है, एक हर चीज़ की प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ को काम करने का। अगर आपने तरीके से काम करना है तो ही करो, नहीं तो मत करो। आधा अधूरा काम जो होता है ना, वो कभी भी फलता नहीं किसी को भी। ओके। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी तो होती हैं। जब आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई रेमेडी करते हो, मान लो कोई चेंजेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप एक्सपेक्ट करने लगते हो। राइट। और आपकी एक्सपेक्टेशंस का अगर 10% भी ना मिले आपको, तो आप उसके लिए नेगेटिव हो जाते हो। इसलिए लोग वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती शुरू से। आधा काम या गलत काम करके जब आप चीज़ें करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो, जब कुछ रिजल्ट्स नहीं आते, तो आप फिर डिप्रेस हो जाते हो। राइट। लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो या बिलीव करते हो, आप इतने पॉडकास्ट करते हो, तो मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि मैं साइंस में यकीन रखता हूँ, मैं साइंटिस्ट में नहीं रखता इतनी आसानी से। तो ऐसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर में नहीं रख पाता। तो पहले आप अगर कभी भी किसी के पास भी जा रहे हैं, चाहे वास्तु वाले पे, चाहे एस्ट्रोलॉजर पे, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट पे, अपनी रिसर्च पहले खुद करें कि सही इंसान पे कैसे पहुंचना है, वो आपको फिगर आउट करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। इस बात पे मैं एक छोटी सी चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, अगर उसको बहुत कम एक्सपीरियंस है, पॉइंट 3, अगर वो ये कहता है कि बस आप ये कलर लगा लो, एक टेप लगा लो, छोटा सा पिरामिड रख लो, और एक ये मेटल का एक टुकड़ा रख लो और आपका वास्तु हो गया, तो क्रॉस कर दो उसको। कभी लाइफ में कंसिडर मत करना ऐसे लोगों को। ओके, ये पहचान है। मेरे ही प्रोफेशन है, आई एम गोइंग अगेंस्ट दिस थिंग, बट गलत लोगों को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, मिथ बस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट डाउनग्रेड हो जाएगा। ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, ये प्रोफेशन बदनाम हो गया। राइट। लोगों को लगता है मतलब सही गलत सब एक में तोल दिया सबने। वो भी 6 बच्चा कोई कोर्स करके आया, पता नहीं कहाँ से कोर्स कर लिया है उसने, कोई बुक पढ़ ली, वो अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर बताने लग गया और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग गया। दैट डजंट मीन कि वो ऑथेंटिक है। आप ऑथेंटिक चीज़ों के ऊपर बात करो और उन फैक्ट्स पे बात करो जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो बुक्स में है, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनमें सब कुछ मेंशन्ड है। तो आप उससे बाहर हट के कुछ भी बोलते हो तो कोई लॉजिक तो दो, कोई रीजनिंग तो दो। आप कुछ भी हवा में बोले जा रहे हो और बेचारी जनता आपको फॉलो करे जा रही है और बाद में वो नेगेटिव हो जाती है उस चीज़ को लेके, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। टेक्निकली आपका धंधा भी 6-7 महीने, साल से ज़्यादा चलेगा नहीं। बिल्कुल। चूज योर गुरु एंड चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। राइट।
ओके, लास्ट सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपसे ऑफ द कैमरा बात करके मुझे बहुत मजा आया। ओके, या ऑन द कैमरा नहीं? ऑन द कैमरा वी आर ऑलवेज इन अ रोल। हाँ, ये तो है, ये होता है। Okay. बट यू आर वेरी नाइस पर्सन एज सच। मतलब बहुत कम लोगों से एक वो इतनी जल्दी कुछ इतना कनेक्ट भी बन पाता है कि आपको लगता है कि यस कुछ है। अरे वाह, ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरा खुश हूँ मैं ये सुन के। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई फील अभी और बहुत सारे एपिसोड आपके साथ कर सकते हैं हम। सो आते रहे आप डॉन टॉक्स पे, ऑडियंस को बहुत सारा और ज्ञान देते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।